सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का और हमारे साथ हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याणा जी और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की हमारी अध्यक्षा आशा खेदड़ जी और आज के इस जो समरसता समारोह का आयोजन आज हुआ था और उस आयोजन में हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके तत्वाधान में समरसता समारोह का आयोजन, जिसके हमारे प्रमुख हमारे सागरनाथ जी और अनूपनाथ जी, इन्होंने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, क्योंकि अति व्यवस्था के कारण उस कार्यक्रम के अंदर मैं समय से नहीं पहुंच पाया और उस कार्यक्रम को हमारे विनोद भ्याणा जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं और हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने लोगों से रूबरू बात किया है। क्योंकि आज विभिन्न दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, जिसमें अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद रहे हैं सिरसा लोकसभा से, हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस यूथ के ऑल इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के विभिन्न पदों के ऊपर रह करके लंबे समय तक सेवाएं दी हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो सम्मान, जो परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके मेहनत के बल के ऊपर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पर उनको उस कार्य करते हुए दिखते महसूस हुई और उन्होंने पीछे पार्टी को छोड़ करके आम आदमी को ज्वाइन किया और अभी वर्तमान के अंदर वो आम आदमी के जो प्रचार कमेटी है उसके अध्यक्ष थे और अब उन्होंने सभी पदों से छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का जिस प्रकार का नीति थी उससे भी ज्यादा 4 कदम की आम आदमी की नीति है और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो समान रूप से देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, जो गरीब तक योजनाएं पहुंच रही हैं, ये पहली बार पहुंची हैं, उन सब से प्रभावित होकर के उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को अपने साथियों के साथ ग्रहण किया है और पिछले कल पंचकुला के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न दलों से कल भी सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों के अंदर एक बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उनमें विश्वास बढ़ाने का काम किया है। लोग देखते थे कि कांग्रेस जब भी चुनाव आता था गरीबी हटाओ का नारा देते थे। कांग्रेस नारों तक सीमित थी
परंतु जब गरीब के हक की बात आती थी तो सरकार दिखाई नहीं देती थी। गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता हुआ दिखता था, परंतु सरकार कहीं नजर नहीं आती थी। और इस प्रकार का वातावरण था। लोग ये एक बात बोलते थे कि चेहरे बदलते हैं, नीतियां वही हैं। मनोहर लाल जी ने आकर के पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश की एक नई तस्वीर बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है, उसका परिणाम है कि जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो मनोहर लाल जी की योजनाएं हैं, उन सब को धरातल के ऊपर उतारने का काम पिछले 10 वर्षों में मजबूती से हुआ है। उसी कारण से गरीब व्यक्ति का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात ले लीजिए, और चाहे हर माता बहन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात ले लीजिए, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी की सरकार ने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात ले लीजिए, चाहे हर घर के अंदर शौचालय बनाने की बात ले लीजिए, और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर गरीब के घर के अंदर एलईडी पहुंचाने की व्यवस्था, ताकि उसका बिजली का खर्चा कम हो। 2014 से पहले एक एलईडी का जो भाव था वो लगभग 450-500 रुपए में मिलती थी। गरीब व्यक्ति उस तक पहुंच नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने उसके भाव कम किए, आज उसकी पहुंच के अंदर गरीब व्यक्ति की आया है। लगभग 38-40 करोड़ एलईडी बल्ब भी फ्री में वितरित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के मनोहर लाल जी ने जो रोजगार दिए हैं, पहले गरीब मां का बेटा ये सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा, परंतु जो सिस्टम मनोहर लाल जी ने बनाया है उसके कारण लोगों में, युवाओं में एक विश्वास जागृत हुआ है कि नहीं, नौकरी कहीं चक्कर काटने या पैसे से नहीं, नौकरी पढ़ने से मिलेगी। आज लाखों युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और आज का जो ये कार्यक्रम था, ऐसे दो महान विभूति जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया है, ये कार्यक्रम उन लोगों को समर्पित था। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा का पूरा जीवन गरीब के उत्थान के अंदर लगा है, उसको शिक्षित करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है। महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच रही है कि अगर किसी व्यक्ति का विकास करना है तो हमें उसे शिक्षित करना होगा। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए और जो अंतिम व्यक्ति था उसके विकास के लिए अपना जीवन लगाया है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन, उन्होंने स्वयं महिलाओं को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस प्रकार से बेटियों को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया, और फिर देश का पहला महिला स्कूल खोलने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, और बेटियों को जो शिक्षित करना अपराध माना जाता था, उस कुरीति को समाप्त करने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। और उसी के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान इस भारत को दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले मेरे गुरु हैं। उन्होंने इसलिए उसको गुरु माना है क्योंकि जो सोच महात्मा ज्योतिबा फुले की थी, उस सोच के उन्होंने इस पवित्र संविधान के अंदर उतारने का काम किया। और
जो पिछड़ा गरीब अति गरीब उसके अधिकारों की रक्षा हो सके, उसको भी समाज के अंदर खुशहाली मिले, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया। इन दोनों महान विभूतियों को आज उनके यहाँ पर जो हमारे महंत अनूपनाथ जी हैं, हमारे महंत सागरनाथ जी हैं और हमारे विनोद भाणा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनका पूरा सहयोग इसके अंदर रहा है। और इनके नेतृत्व में समरसता महासम्मेलन ये हुआ है। मैं महंत अनूपनाथ जी और महंत सागरनाथ जी, जिन्होंने समाज के ऐसे वर्ग को एकजुट करके और उस महान विभूतियों के उन महान विभूतियों के जीवन के ऊपर चर्चा करने का ये अवसर प्रदान किया, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। काफी संख्या में मुझे मालूम है कि वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग वहां पर पहुंचे, परंतु मैं उनके बीच में नहीं पहुंच सका क्योंकि एक बड़ा ऐसा कार्यक्रम था जिससे आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर एक बड़ा लाभ मिलेगा। और आज ऐसा व्यक्तित्व जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को लेकर के काम करता है, अशोक तंवर जी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी दलित पिछड़ा अनुसूचित को सम्मान देने का कार्य नहीं किया। और ये कार्य अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम ये हमारी सरकारों ने किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का कार्य भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति को दिया, कांग्रेस ने उसको वोट बैंक के रूप में खाली लिया है, यूज किया है, परंतु जो अधिकार उस तक पहुंचने चाहिए थे वो अधिकार नहीं पहुंचे। जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने वो देने का काम किया है। मैं इस जो आयोजन किया है समरसता महासम्मेलन, इसके जो विचार मंच के हमारे यहाँ पर महानुभाव बैठे हैं, महंत सागरनाथ जी और महंत अनूपनाथ जी, इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं देरी से आया हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि मैं कुछ चाय के कार्यक्रम रखे हुए थे, उनके अंदर शामिल होऊंगा और सीधा ही मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में आया। डॉक्टर अशोक तंवर शामिल हुए हैं तो बीजेपी कहां से चुनाव लड़वा सकती है? उनका कार्यक्षेत्र कौन सा रह सकता, संभावना है? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और जहां से भी उनकी इच्छा और जो भी उनकी इच्छा होगी, तो बहुत सारे हैं, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। सिरसा से भेजेंगे अम्बाला से? मैंने कहा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो स्वीकार है। चुनाव तो मेरे को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लड़ाता है, मैं भी नहीं, ऐसा जैसा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो। सीधा सा सवाल है, हांसी की पार्कों का विधायक जी के बोर्ड लगते हैं आपके नाम से, सबके बोर्ड लगते हैं आपके नाम से, राम मंदिर के नाम से, पार्कों का मसला कब हल होगा जब ये बोर्ड नहीं लगेंगे? देखिए, ये विधायक जी ने कहा था पार्क पे या फिर शहीद स्मारक पे कोई बोर्ड नहीं लगेगा, विधायक जी का भी लगता है। फ्लैक्स बोर्ड का हो ना, कौन से बोर्ड? होर्डिंग विधायक जी। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ही लोकल पूछ लिया, जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। सर, की सर यात्रा निकल रही है SR के, उसको उससे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी को कितना नुकसान किया?
नहीं, देखिए, बीजेपी को कांग्रेस ने जो भी यात्राएं निकाली हैं, चाहे कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी साहब ने निकाली है, उसका कितना नुकसान बीजेपी को हुआ आप सबके सामने है, और देश के सामने भी है, लोगों के सामने भी है। और क्योंकि कांग्रेस बंटी हुई है, कांग्रेस के दो धड़े हैं, एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, दूसरा धड़ा एसआरके का है, और ये दोनों धड़े एक मंच पर नहीं बैठ सकते। एक धड़े के अंदर एक ग्रुप की फोटोएं लगती हैं, दूसरे धड़े में गायब होती हैं होर्डिंग के ऊपर। तो दिक्कत बीजेपी को नहीं, देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो लोग अपनी पार्टी के अंदर अपने जो मंच के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और वो कुछ लोग हैं वो मंच पर नहीं बैठ सकते, संगठन नहीं है, संगठन नाम की वहां चीज नहीं है, वहां व्यक्तिवाद है, वहां परिवारवाद है, और व्यक्तिवाद परिवारवाद के नाते वो ना प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना व्यक्ति का भला कर सकते हैं, वो सिर्फ अपने भले के लिए काम करते हैं। और इस बात को हरियाणा की जनता भी, देश की जनता भी वो बखूबी समझ चुकी है, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज उसका परिणाम है, क्योंकि हम देखते हैं कि देश के लोगों ने, चाहे राजस्थान है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद की बात कर रहा हूं, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि छत्तीसगढ़ तो हमारा है, मध्य प्रदेश में टक्कर है, राजस्थान बीजेपी का है। ये कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया। और मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वहां पर तीनों राज्यों के अंदर बड़े मैंडेट के साथ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया, और कमल के फूल के ऊपर सरकार बनी। चारों शंकराचार्य कांग्रेस हाईकमान ने रामलला के प्रोग्राम में जाने का बहिष्कार किया है, इनकार किया है, उसको कैसे देखते हैं? शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, वो सभी दलों के पास निमंत्रण देने के लिए गए। भगवान श्री राम के 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यह गर्व की बात है। लंबे समय के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है, और वो हमारे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, जब वो कांग्रेस के पास निमंत्रण लेकर के जाते हैं तो उसको अस्वीकार करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कल अगर नमाज का कोई निमंत्रण उनके पास आएगा, क्या उसको भी अस्वीकार करेंगे? मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर नमाज का या कोई और ईद का कोई उनके पास निमंत्रण आए, क्या उसको भी अस्वीकार करेंगे? देखिए, मेरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने क्वेश्चन किया उसका उत्तर दे रहा हूं। कांग्रेस ने जब सत्ता के अंदर थी, कांग्रेस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सरकार की तरफ से एफिडेविट पेश किया, और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ना तो राम सेतु है, रामायण काल्पनिक है। यह एफिडेविट के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया। उनकी मंशा वो जग जाहिर होती है, उनकी मंशा प्रकट होती है कि उनकी सोच क्या है, वो किस सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देना था राम मंदिर के ऊपर। ये कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने ये एफिडेविट देकर के कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि राम मंदिर के ऊपर फैसला मत दे देना, नहीं तो देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। परंतु भगवान श्री राम के भव्य इस फैसला आया, कहीं पर भी कोई पत्ता नहीं हिला, भव्य राम मंदिर बना। 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे 140 करोड़ लोगों के अंदर एक उत्सव का माहौल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि हम सब अपने गांव के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने वार्ड के अंदर जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी हमारे मंदिर हैं, जो भी हमारे गुरुद्वारे हैं, उसमें स्वच्छता का महाअभियान चला करके उनको स्वच्छ करने का काम करें। और लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं उनके आह्वान के ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डुबकी लगाई सरयू में, अयोध्या जाके, कैसे देखते हैं? भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दी है, अच्छा है, क्योंकि देश का कोई भी व्यक्ति, श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दी और वो डुबकी लगा करके आए, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए वहां पर। सर, कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी सरकार मौजूदा सांसदों के टिकटों को चेंज किया जा सकता है। देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आज तो मैं समरसता समारोह के अंदर मैं हांसी के अंदर आया था। गठबंधन होगा। देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरी जिम्मेवारी है 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। पर्ची का जो मुद्दा रहेगा, आप पिछले दिनों जयप्रकाश ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि पर्ची मैं लेता था और आगे भी नौकरी लगाएंगे। जयप्रकाश कांग्रेस का, पूर्व मंत्री जयप्रकाश, हाँ वही कांग्रेस का जयप्रकाश उनके सरकार में चलता था। वो कह रहे हैं, खुद हाँ, उनकी आगे भी लगाएंगे। देखिए, वो गरीब व्यक्ति नहीं लगता था। मैं जेपी साहब को भी कहना चाहता हूं, अगर आपको ये बात कही है, मैं कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहना चाहता हूं, आप एक श्वेत पत्र जारी करें, हरियाणा के अंदर बताएं कि आपका 10 साल का शासन रहा, कितने युवाओं को रोजगार दिया, किस आधार के ऊपर दिया, कैसे रोजगार मिला, उसका सारा का सारा विवरण करें। मुझे गर्व होता है मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर, जिसने मजबूती से स्टैंड लेकर के युवाओं के साथ खड़ा हुआ है और बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस 10 सालों के अंदर जो हमने रोजगार दिया, 1,10,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया। और कांग्रेस के समय के अंदर ICS अधिकारी कौन लगना था, ये कौन तय करता था कि कौन व्यक्ति लगता था, वो भी बताए। मनोहर लाल जी के शासनकाल के अंदर मुझे गर्व होता है, आज गरीब मां का बेटा ICS अधिकारी लग जाता है, ये तय मनोहर लाल जी ने किया है। डिप्टी सीएम ने आज कहा है कि भी हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनका मैटर है, उनका दल है अपना, वो उसके अंदर मैं कोई इंटरफेयर नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता उनके उसके अंदर। सर, CET का D ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है और CET का C ग्रुप का भी पेंडिंग है सर, तो इनकी ज्वाइनिंग क्या चुनाव से पहले करवा दी जाएगी? हो जाएगी, सबकी चल रहा है, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर वो सब की ज्वाइनिंग भी होगी, रिजल्ट भी होंगे, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर। कुमारी शैलजा ने बोला है कि बीजेपी सरकार का मकसद जो लोकतंत्र को खत्म करने का है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए कि लोकतंत्र, जब मेरे ख्याल से वो राज्यसभा की सांसद होंगी, ये पूछना चाहिए था कि आपका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री हाउस के अंदर बैठा है, पूरा मंत्रिमंडल हाउस के अंदर बैठा है, शैलजा भी बैठी होगी, अगर वो उस समय सांसद राज्यसभा की या लोकसभा की होंगी, उसको ध्यान में होगा। जब राहुल गांधी आता है, वो तो कुछ नहीं था, उसने बिल को फाड़ करके उसको ऊपर फेंक दिया था, लोकतंत्र कहाँ था, पूछना चाहिए आपको। ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जातिवाद के ऊपर, और जब इमरजेंसी लगी, अब सही है कि जब इमरजेंसी देश के अंदर लगाई, तब कहाँ थी, तब लोकतंत्र कहाँ था, उसके ध्यान में होगा कि लोकतंत्र कहाँ था।
लोगों ने तो अपनी जान इक्खों में बाज बाज कर रात रात सर कह रहे हैं कि राम बचाई है। मंदिर की जो प्रसादा के लिए दलित वर्ग का जो चंदा लिया गया उसको वापस कर दिया गया। ऐसा भी सिर्फ तो नहीं है। सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी बोलता है कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर गैस का कनेक्शन सिलेंडर कोई गरीब व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सर 2 मिनट